क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का घर उसकी किस्मत से जुड़ा हो? आज हम ज्योतिष और वास्तु के इसी प्राचीन विज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर कैसे एक इमारत, एक बिल्डिंग, किसी की जिंदगी पर ब्रह्मांडीय स्तर पर असर डाल सकती है। चलिए इस दिलचस्प रिश्ते को और करीब से जानते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ दीवारों और छत का नहीं है। वैदिक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि हर जगह की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। तो असली सवाल ये है, क्या किसी के घर की ऊर्जा उसकी अपनी पर्सनल एनर्जी के साथ मेल खाती है या फिर उसके खिलाफ काम कर रही है? आज हम इसी का पता लगाने वाले हैं। इस ब्रह्मांडीय अनुकूलता की जांच को समझने के लिए हम इन 6 कदमों का पालन करेंगे। हम बिल्कुल मूल बातों से शुरू करेंगे, फिर एक रियल लाइफ केस स्टडी देखेंगे और आखिर में सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि नतीजा क्या निकलता है। देखिए, ये पूरी प्रणाली एक बहुत ही हैरान कर देने वाले विचार पर टिकी है। वो ये कि सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि इमारतों की भी अपनी जन्म कुंडली होती है। जरा सोचिए, जिस पल किसी घर का निर्माण पूरा होता है ना, उस वक्त ग्रहों की जो स्थिति होती है, वो उसकी ऊर्जा और उसके चरित्र को हमेशा के लिए तय कर देती है। तो हमारा काम बस ये देखना है कि क्या ये दोनों कुंडलियां आपस में मेल खाती हैं या नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को मापते कैसे हैं? ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि ये सटीक ज्योतिषीय गणनाओं की एक पूरी सीरीज है। इसको ऐसे समझिए, क्या किसी का घर उसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन की तरह काम करेगा, जो उसकी ऊर्जा को और बढ़ाएगा, या फिर वो एक ऐसा माहौल बनाएगा जहां उसे लगातार संघर्ष करना पड़े? बस यही पता लगाना इन गणनाओं का असली मकसद है। अच्छा, इन सभी सिद्धांतों को असल में समझने के लिए आइए अजित कुमार के मामले पर एक नजर डालते हैं। वो एक नया घर लेने की सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये उनके लिए ब्रह्मांडीय रूप से सही रहेगा। उनके इस उदाहरण से हम देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है, जिससे ये सब कुछ बिल्कुल साफ और समझने लायक हो जाएगा। तो हमारी पूरी जांच के लिए जो शुरुआती जानकारी चाहिए वो यहाँ है। हमारे पास अजित का जन्म नक्षत्र है, जो कि उत्तराषाढ़ा है, और उस घर का वास्तु नक्षत्र है, जो अनुराधा है। बस ये 2 नाम ही हमारी पूरी गणना की नींव है। सब कुछ इन्हीं से शुरू होने वाला है। चलिए अब अपनी जांच के पहले 3 टेस्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हम वैर, तारा और नाड़ी का विश्लेषण करेंगे। ये 3 परीक्षण हमें अनुकूलता की अलग-अलग परतें दिखाएंगे, मतलब सतही संघर्ष से लेकर गहरी ऊर्जा वाली संगतता तक सब कुछ। हमारा पहला टेस्ट वैर सबसे बुनियादी है। ये बस ये जांचता है कि क्या घर के नक्षत्र की किसी दूसरे नक्षत्र से कोई स्वाभाविक दुश्मनी तो नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे कुछ लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ज्योतिष में भी कुछ नक्षत्रों के बीच ठीक ऐसा ही होता है। तो ये एक क्विक चेक है, ये देखने के लिए कि क्या घर में शुरू से ही कोई अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। और अजित कुमार के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। मतलब घर अपने पहली टेस्ट में पास हो जाता है। इसका मतलब यह है कि घर का नक्षत्र यानी अनुराधा स्वाभाविक रूप से एक शांतिपूर्ण नक्षत्र है और किसी दूसरे नक्षत्र के साथ इसका कोई संघर्ष नहीं है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पहला कदम है। अगला है तारा। अब ये परीक्षण जो है वो सामान्य शत्रुता से एक कदम आगे बढ़कर अजीत और इस घर के बीच के खास रिश्ते को देखता है। क्या ये रिश्ता उन्हें ऊपर उठाएगा या उनके रास्ते में चुनौतियां पैदा करेगा? चलिए गणना करके पता लगाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ना, ये पूरी तरह से गणित पर आधारित है। तो इसमें हम करते क्या हैं? सबसे पहले हम अजीत के नक्षत्र से घर के नक्षत्र तक गिनते हैं। गिनती करने पर संख्या आती है 25। फिर हम इस संख्या को 9 से भाग देते हैं। अब सवाल यह है कि 9 से ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि वैदिक ज्योतिष में तारा चक्र को 9 हिस्सों में बांटा गया है और जो शेषफल आएगा वही हमें बताएगा कि घर के मुकाबले अजीत इस चक्र में कहाँ आते हैं। तो गणना करने पर हमें शेषफल मिलता है 7। ज्योतिष में यह सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है। समझ लीजिए कि ये एक कोड है जो अजित और इस घर के बीच के रिश्ते की क्वालिटी को उजागर कर रहा है। और यहीं पर हमें हमारी पहली चेतावनी मिलती है। 7 का तारा अशुभ माना जाता है, जो आने वाली चुनौतियों या बाधाओं का संकेत देता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस घर में रहने से अजीत को कुछ अनएक्सपेक्टेड मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे हमें याद रखना होगा। हमारा तीसरा परीक्षण नाड़ी ऊर्जा के एक बहुत ही गहरे स्तर पर जाता है। ये आयुर्वेद से जुड़ी एक अवधारणा है जो मानती है कि हम सब में 3 में से एक मूल ऊर्जा प्रकार होता है।
तो सद्भाव के लिए ये जरूरी है कि घर और निवासी की ऊर्जाएं एक दूसरे के अनुकूल हों, ना कि एक जैसी। और यहाँ हमें एक बहुत ही पॉजिटिव परिणाम मिलता है। अजित की अंत्य नाड़ी और घर की मध्य नाड़ी का मेल प्रीति यानी सद्भाव बनाता है। इसका मतलब है कि एक गहरे सबकॉन्शियस लेवल पर घर की ऊर्जाएं अजित की ऊर्जाओं को सपोर्ट करेंगी। ये इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। अब चलिए दो और फैक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। एक तो वित्तीय प्रभाव यानी व्यय, और दूसरा है घर की राशि। ये गणनाएं हमें घर के चरित्र और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगी। अब बात करते हैं पैसे की। व्यय की गणना हमें एक इशारा देती है कि ये घर फाइनेंशियली कैसा रहेगा। क्या ये समृद्धि को अट्रैक्ट करेगा या फिर ये बेवजह के खर्चों का कारण बनेगा। इसका पता लगाने के लिए हम घर के नक्षत्र संख्या को 8 से भाग देते हैं। तो यहाँ शेषफल आता है 1, जो इस संपत्ति के लिए व्यय का मान बन जाता है। ज्योतिषीय ग्रंथों के हिसाब से 1 का व्ययमान अक्सर संतुलित माना जाता है, जो ये दिखाता है कि ये घर ना तो बहुत ज्यादा धन हानि का कारण बनेगा और न ही किसी अनएक्सपेक्टेड लाभ का। ये एक स्थिर फाइनेंशियल एनर्जी का संकेत है। हर घर की अपनी एक पर्सनैलिटी या राशि होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान की होती है। अब ये पता लगाने के लिए कि इस घर की राशि क्या है, हम एक थोड़ी सी जटिल गणना करते हैं। ये प्रक्रिया नक्षत्र को उसके ज़ोडिएक साइन में बदल देती है, जिससे हमें घर के मूल स्वभाव का पता चलता है। इस गणना के बाद हमें पता चलता है कि इस घर की राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो है। वृश्चिक, जो मंगल द्वारा शासित एक जल राशि है, वो गहनता, परिवर्तन और शक्ति से जुड़ी होती है। तो ये जानकारी हमें बताती है कि इस घर में एक तीव्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा मौजूद है। और अब आता है शायद सबसे जरूरी परीक्षण, ग्रहों की मित्रता। सोचिए, हर व्यक्ति और हर घर का एक शासक ग्रह होता है। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों शासक आपस में दोस्त हैं या दुश्मन, क्योंकि उनका रिश्ता ही घर में रहने वाले के अनुभव को बहुत हद तक तय करेगा। अब चूंकि वैदिक ज्योतिष में गुरु और मंगल को मित्र माना जाता है, ये अजित कुमार के लिए एक और मजबूत पॉजिटिव मैच है। इसका मतलब है कि घर का स्वामी ग्रह और अजित का स्वामी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिससे विकास, समृद्धि और कुल मिलाकर खुशी को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए अजित कुमार के इस संभावित घर की अंतिम तस्वीर देखने के लिए अपनी सभी 6 जांचों को एक साथ लाते हैं। हमने कई कोनों से इस संगतता का विश्लेषण किया है और अब समय आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक ओवरऑल नजरिया हासिल किया जाए। तो ये है हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। तस्वीर ज्यादातर तो सकारात्मक ही है, लेकिन वो अशुभ तारा एक जरूरी चेतावनी की तरह है। हमारे पास 3 साफ तौर पर शुभ परिणाम है और 1 अशुभ। तो आखिरी फैसला क्या हो? देखें, ज्योतिष में अक्सर ये माना जाता है कि अगर ज्यादातर बड़े इंडिकेटर्स पॉजिटिव हों, तो जो नेगेटिव पहलू हैं उन्हें कुछ उपायों या पूजा के जरिए शांत किया जा सकता है। इसलिए ये घर पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इसमें सावधानी की जरूरत तो है। अंत में ये पूरी प्रणाली हमें याद दिलाती है कि एक घर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक जीवित इकाई है जिसे हमारे साथ तालमेल में होना चाहिए। हम जहां रहते हैं वो जगह हमारे जीवन की यात्रा में एक्टिव भागीदार होती हैं, जो हमारी सेहत, संपत्ति और खुशी पर असर डालती हैं। ये अपने घर को एक नए नजरिए से देखने का एक तरीका है। और ये हमें इस आकर्षक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे और हमारे रहने की जगहों के बीच ये जो अनदेखा रिश्ता है, ये वाकई में कितना गहरा है। ये हमें अपने चारों ओर की दुनिया को एक नई चेतना के साथ देखने के लिए प्रेरित करता है, ये समझते हुए कि वास्तुकला और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली संवाद हमेशा जारी रहता है।